दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल ने मीडिया के समक्ष कहा कि किसी को नहीं डरने की जरूरत। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के रोज करीब 2500 से 3000 मामले आ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना के इस नए वेरिएंट से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना के रोज करीब 2500 से 3000 मामले आ रहे हैं। अभी दिल्ली में कोरोना के 6360 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से जो लोग बीमार हो रहे हैं उनमें से लगभग किसी को भी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस पर ट्विटर पर एक यूजर @इमबेलवाज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यही इन्होंने पहली और दूसरी लहर में भी कहा था। हुआ क्या था नतीजा? आप सबको पता है, खुद हजारों की भीड़ में रैलियां कर रहे हैं और आम जनता को बेहाल कर दिया है। दिल्ली के बाद अब यूपी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला सहित हरियाणा के 5 जिलों में दुकानों का समय बदलने के साथ कई प्रतिबंध और लगाए गए हैं। इसके अलावा शिक्षण संस्थान को भी बंद करने को कहा गया है। दरअसल हरियाणा में अचानक बढ़े कोरोना के मामलों के कारण सरकार सतर्क हो गई है। शनिवार देर रात सरकार ने कई अन्य प्रतिबंधों की घोषणा की। राज्य के कुछ जिलों में दुकानों के बंद होने का समय भी बदल दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच 12 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। अंतिम संस्कार में 50 और शादियों में 100 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। आज से किशोरों का वैक्सीनेशन, कोविन पर 7.90 लाख रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की व्यवस्था। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के गहराते खतरे के बीच किशोरों का सोमवार से टीकाकरण शुरू हो रहा है। इसके लिए 6.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। हालांकि किशोर सीधे टीका केंद्र जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बता दें कि सबसे पहले 15-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। इस आयु वर्ग के लिए सिर्फ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। कंपनी ने दावा किया था कि बच्चों पर उसकी वैक्सीन वयस्कों की तुलना में ज्यादा प्रभावी पाई गई है। यूपी के 7 शहरों को मिलेंगी 75 नई इलेक्ट्रिक बसें। सीएम योगी लोक भवन से करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में 60 ई बसों की शुरुआत के बाद प्रदेश के अन्य 7 शहरों के लिए एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां हैं। प्रदेश के 7 शहरों में आगामी 4 जनवरी से 75 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। सीएम योगी 4 जनवरी को लोक भवन से जनता को समर्पित करेंगे। राजधानी लखनऊ में 60 ई बसों की शुरुआत के बाद प्रदेश के अन्य 7 शहरों के लिए एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रदेश के 7 शहरों में आगामी 4 जनवरी से 75 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी को लोक भवन से शाम को ऑनलाइन इन ई बसों का जनता को समर्पित करेंगे। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी में ई बसों का संचालन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के आलू पर तेलंगाना ने लगाई रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश आलू उत्पादक संघ के प्रमुख सुशील कटियार ने बताया, तेलंगाना का यह फैसला केवल मात्र सियासी है। हालांकि उसके इस फैसले कीमतें थोड़े दिनों के लिए जरूर प्रभावित हो जाएंगी। राज्यों में सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दलों के साथ यही मुश्किल है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की औपचारिक बिगुल बजने से पहले ही आलू पर सियासी बुखार चढ़ने लगा है। मूल्य घटने से जहां उत्तर प्रदेश के आलू किसान परेशान होंगे, वहीं चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। देश के दक्षिणी राज्यों में आलू की आपूर्ति उत्तर प्रदेश से होती है। उत्तर प्रदेश से रोजाना तकरीबन 100 ट्रक आलू अकेले तेलंगाना को भेजा जाता है, जिसका आधा हिस्सा आगरा से पहुंचता है। हैरानी इस बात की है कि तेलंगाना में आलू का कुल उत्पादन उसकी कुल खपत में से मुश्किलन 1 महीने के बराबर ही आलू होता है। मुस्लिम संगठन दावत-ए-इस्लामी को सरकार देने जा रही थी 25 एकड़ जमीन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दावत-ए-इस्लामी संगठन को राज्य सरकार द्वारा 25 एकड़ 10 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर देने को लेकर बवाल मच गया है। भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि यह संगठन पाकिस्तान के कराची शहर का है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बृजमोहन का आरोप झूठा है। किसी पाकिस्तानी संस्था ने 25 एकड़ जमीन के आवंटन के लिए आवेदन नहीं दिया है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि विज्ञापन में दावत-ए-इस्लामी संगठन का कार्यालय आरडीए प्लाट संजय नगर बताया गया है। बोरियाखुर्द की जमीन पर सामुदायिक भवन बनाने के लिए जमीन की मांग की गई है।
पीएम मोदी करेंगे मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा, 4,800 करोड़ की 22 परियोजना का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा चुनाव वाले राज्य मणिपुर में पीएम मोदी लगभग 1,850 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और लगभग 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों जैसे सड़क अवसंरचना, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, कला और संस्कृति आदि से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री 1,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। ओमिक्रॉन एक प्राकृतिक टीका। महाराष्ट्र के एक स्वास्थ्य अधिकारी के दावे से विशेषज्ञ भी हैरान हुए। हाल ही में महाराष्ट्र के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने दावा किया था कि ओमिक्रॉन एक प्राकृतिक टीके के तौर पर काम करेगा और यह महामारी के खात्मे की ओर बढ़ने में मददगार हो सकता है। इस बयान पर विशेषज्ञों ने हैरानी जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह धारणा कि ओमिक्रॉन एक प्राकृतिक टीका है, यह बेहद खतरनाक विचार है जो गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है। ऐसे लोग जो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में नहीं रखते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट अन्य वेरिएंट की तुलना में बहुत अधिक संक्रामक है। हालांकि यह हल्के संक्रमण, कम मौतों का कारण बन रहा है। इससे वाहियात धारणाएं पैदा हो रही हैं कि यह एक प्राकृतिक टीके के रूप में काम कर सकता है। ड्रोन के जरिए तस्करी में मुल्तानी की भूमिका की जांच करेगी एनआईए। यूएपीए के मुताबिक हुआ मामला दर्ज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने संकेत दिया है कि वह सिख फॉर जस्टिस एसएफजे के जर्मनी स्थित सदस्य जसविंदर सिंह मुल्तानी के खिलाफ सीमा पार से तस्करी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल में उसकी संलिप्तता की भी जांच करेगी। मुल्तान के खिलाफ एनआईए ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। एक सूत्र के मुताबिक ड्रोन का इस्तेमाल हथियारों, गोला बारूद, विस्फोटक और ड्रग्स की तस्करी के लिए किया गया। बयान के अनुसार आईएसआई समर्थित पाकिस्तान स्थित आतंकवादी इसमें शामिल है। जसविंदर उनके संपर्क में है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए पारिवारिक आय सीमा को 8 लाख रुपए रखने का फैसला। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में दी जानकारी। बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मौजूदा सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 8 लाख रुपए या उससे कम बनाए रखने के 3 सदस्यीय पैनल की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मौजूदा सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 8 लाख रुपए या उससे कम बनाए रखने के 3 सदस्यीय पैनल की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समिति ने सिफारिश की है कि ईडब्ल्यूएस को परिभाषित करने के लिए पारिवारिक आय एक व्यवहारिक मानदंड है। मौजूदा स्थिति में ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा उचित है, न के संपर्क में है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रविवार को सेना ने पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम बैट की मदद से घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी नागरिक को मार गिराया। सेना ने बताया कि मारे गए घुसपैठिए की पहचान पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शब्बीर मलिक के रूप में की गई है। उसके पास से एक AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते का उल्लंघन किया और 1 जनवरी को तड़के करीब 3 बजे आतंकी को घुसाने की कोशिश की। सैनिकों की त्वरित कार्रवाई ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया और आतंकवादी को मार गिराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रहम खान पर जानलेवा हमला हुआ है और उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। यह तब हुआ जब वह एक शादी से रात को घर लौट रही थी। इसी दौरान 2 बाइक सवार ने उनकी कार पर अचानक फायरिंग की गई। उन्होंने इस बारे में खुद जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर इमरान खान सरकार पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने पूछा कि क्या यही नया पाकिस्तान है। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर अब एक दूसरे के लिए अपना प्यार दुनिया के सामने शो कर रहे हैं। बता दें, सोशल मीडिया पर भी दोनों अक्सर एक दूसरे के लिए प्यार जताते रहते हैं। मलाइका और अर्जुन में 12 साल का फर्क है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अक्सर दोनों को ट्रोल किया जाता है। हालांकि मलाइका अर्जुन को इस तरह की निगेटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस बारे में अर्जुन कपूर का कहना है कि जब तक लोग उनके काम को नोटिस कर रहे हैं, बाकी सब बेकार का शोर है। अर्जुन कपूर की उम्र 36 साल है, वहीं मलाइका 48 साल की है। बॉलीवुड के सुपर एक्टर जॉन अब्राहम भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दरअसल इसकी जानकारी जॉन अब्राहम ने अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए फैंस को बताया। जॉन अब्राहम ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 3 दिन पहले मैं किसी ऐसे के साथ संपर्क में आया था, जिसे मुझे बाद में पता चला कि कोविड है। प्रिया और मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। हम दोनों घर पर क्वारंटीन हैं ताकि किसी और के साथ संपर्क में नहीं आए। हम दोनों ने वैक्सीन लगवाई हुई है और हम में हल्के लक्षण हैं।